गुरुवार का दिन कुछ बुरी खबर से शुरू हुआ। जासूसी मामले में यूपीए सरकार ने जांच कमेटी का गठन किया है। इसमें आरोप है कि गुजरात सरकार ने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को उल्लंघन करते हुए एक महिला की जासूसी की थी। लेकिन शाम होते होते हेडलाइन बदल गई। अहमदाबाद के मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने गुजरात दंगों से जुड़े केस में मोदी को दिए गए क्लीन चिट के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया। यानी मोदी को क्लीन चिट बरकरार है। 2014 के चुनाव के पहले इन दोनों खबरों को राजनीतिक नजरिए से देखना बहुत जरूरी है। क्या मोदी को मिली क्लीन चिट एक बड़ी जीत है और जासूसी मामले में शुरू हुई जांच क्या मोदी के प्रधानमंत्री बनने की उम्मीदों पर पानी फेर सकता है? इसी पर करेंगे खास चर्चा आज। इस चर्चा पर हमारे साथ शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल, राजनीतिक विश्लेषक आकार पटेल और सीएनबीसी आवाज के संपादक संजय पुगलिया। स्वागत है आप सबका। पहले संजय जी, आपसे एक पूरी तरह से राय जानना चाहेंगे क्योंकि खास तौर पर जो मेट्रोपॉलिटन कोर्ट मैजिस्ट्रेट कोर्ट का फैसला आया है, एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट को बरकरार रखा गया है गुलबर्ग केस के, गुजरात के 2002 के दंगों के केस में। ये कितनी बड़ी एक राहत है नरेंद्र मोदी के लिए? मुझे लगता है कि ये बड़ी राहत है क्योंकि जितने मामले नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं 2002 से जुड़े हुए जो बातें कही जाती हैं पब्लिक में, उसमें कोर बात यह थी कि एसआईटी की रिपोर्ट को अगर स्वीकार कर लिया गया है और उसको दोबारा खोलने की बात हो रही है तो अदालत उसको मानता है कि नहीं मानता है। और अदालत ने अगर उसको रिजेक्ट कर दिया है तो जो कोर है, जिसको चुनाव के पहले कांग्रेस ऐसा समझती है कि अटैक करने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सकता था, तो वो इस्तेमाल करने की अपॉर्चुनिटी आज की इस अदालत के फैसले में खत्म हो गई है। हालांकि श्रीमती जाफरी ने कहा है कि वो अब ऊंची अदालत में जाकर के इसको चुनौती देंगी, लेकिन फिर वो आगे की बात है। शक्ति सिंह गोयल हमारे साथ है। क्या अब कांग्रेस मानने को तैयार है कि कम से कम 2014 के चुनावों के पहले गुजरात की दंगों को भुनाने में कोई अब मतलब नहीं है? यहाँ पर उस स्ट्रैटेजी को, आपकी उस स्ट्रैटेजी को बड़ा धक्का पड़ा है गोयल साहब? देखिए, जो दंगे हुए थे उसको हमने कभी चुनाव के साथ जोड़े नहीं है। अगर चुनावी राजनीति की होती तो हमें ये कहते थे कि आप इसको भूल जाइए। पर सच्ची बात तो ये है कि जो एक क्राइम कमिट हुआ है, और ये बकरे की माँ कितने दिन खैर मनाएगी। हर जगह पे जहां पर भी आप गुजरात में किसी को भी यहाँ हाथ रख के, वो जिसमें विश्वास रखता है भगवान, गॉड, अल्लाह, उसको नाजिर हाजिर रखते हुए पूछोगे तमन्ना जी, तो यही कहेंगे कि स्टेट स्पॉन्सर राइट थे, मोदी इसके पीछे थे। अब दो बातें हैं। आज एसआईटी की रिपोर्ट वो एक्सेप्ट की है ट्रायल कोर्ट ने, पर ये आखिरी फैसला नहीं है। यहाँ पे एक और बात गौर करना होगा कि एसआईटी ने क्या कहा कि वी कुडंट फाइंड इनफ एविडेंस टू प्रोसिक्यूट मोदी। माने वो, उन्होंने ये नहीं कहा ये निर्दोष है, उन्होंने कहा कि हमें पूरे उसी रिपोर्ट को लेके सुप्रीम कोर्ट ने जब एमाइकस राजू रामचंद्रन जी को सौंपी तो राजू रामचंद्रन जी ने बड़ी अच्छी तरह से, उसके क्रेडेंशियल को कोई डाउट नहीं कर सकता है, उस एमाइकस ने कहा कि हाँ ये एविडेंस है और काफी एविडेंस है और इसको चार्जशीट करना चाहिए। अब दो बातें थी, ट्रायल कोर्ट का ये जजमेंट है, आगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल आगे जाएगा, लेकिन बहुत सारी लंबी दौड़ होगी और मैं मानता हूँ आकार। लेकिन यहाँ पर सवाल बनता है कि जिस एक मुद्दे को कांग्रेस लेकर आगे बढ़ रही थी, और आप मानेंगे कि शायद ये जो सवाल मोदी पर उठ रहा था, एक तरह से इसको एक लीगल स्टैंप मिल गया है। आज अरुण जेटली कहते हैं कि एक नैतिक जीत है मोदी के लिए। आकार, ये जीत है, नैतिक का तो पता नहीं, जीत है मोदी साहब की। पर कांग्रेस ने ये मुद्दा कभी छेड़ा ही नहीं है। 12 सालों में कांग्रेस ने ये दंगों का मुद्दा जो है वो सियासी तौर पर छेड़ा नहीं है, और उसकी वजह यह है कि कांग्रेस का मानना यह है कि गुजरात हिंदुत्ववादी बन चुका है। कांग्रेस में आज गुजरात का जो विपक्षी नेता है वो खुद हिंदुत्ववादी है, शंकर सिंह भाई वघेला। तो कांग्रेस से ये अपेक्षा रखनी भारतीयों को कि ये कम्युनलिज्म के खिलाफ आवाज उठाएगी, तो ये शायद गुजरात में तो ये हुआ नहीं है। रही बात जीत की, मैं नहीं मानता कि बहुत ऐसे लोग थे जो जिनके मन में ये था कि एसआईटी के खिलाफ जज साहब वर्डिक्ट देंगे, क्योंकि जैसे कि कहा गया है अब एविडेंस था नहीं उतना, और ये कोई नई बात नहीं है।
तो ये जीत है मोदी साहब की, बड़ी जीत शायद नहीं है। अब बीजेपी के पीयूष गोयल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोयल साहब, अब तक जो चर्चा हुई है उसमें शक्ति सिंह गोहिल ने कहा है कि ये बात आगे जाएगी, ये मामला अपील पर जाएगा, तो बीजेपी को फिलहाल इसे जीत के तौर पर नहीं देखना चाहिए, मानते हैं? मैडम, जहां तक बीजेपी का सवाल है, वो हमारा कंसिस्टेंटली ये मानना रहा है कि सच्चाई सामने आएगी। आज सच्चाई सामने फिर एक बार आई। ऐसा नहीं है कि कोई ये पहली विजय, 10, 8, 9 केसेस थे, एक के बाद एक सभी केस में प्रूव हो रहा है कि मोदी जी ने अपनी बेस्ट एफर्ट करी कि इस चीज में कम से कम लोगों के ऊपर हानि आए। ये एक बार और सिद्ध हो गया कि ये एक मोटिवेटेड कैंपेन, खास करके कांग्रेस द्वारा केंद्रीय सरकार का दुरुपयोग करते हुए, कई जगह तो ये भी सामने आ गया है कैसे कांग्रेस के लीडर्स, शायद इस पैनल में भी कुछ लीडर्स हैं जिनके ईमेल्स, जिनके वक्तव्य, जिनके एक्शंस का खुलासा हो चुका है, जिसमें ये साबित हुआ है कि ये जो पूरा मामला है ये मोटिवेटेड था। द कोर्ट हैज गिवन जस्टिस वंस अगेन एंड आई बिलीव ये इनकी मर्जी है, जितना अपील करना चाहे अपील करना इनका अधिकार है, और अपील के खिलाफ हम कभी कुछ कहेंगे नहीं। जरूर अपील करनी चाहिए उन्होंने, लेकिन सच्चाई को चेंज नहीं कर सकेंगे अपील से। सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। आपको लगता है कि गोहिल साहब अब इस मुद्दे को भुनाने में कोई मतलब नहीं है? यहाँ पर कम से कम जो 2002 के दंगों का मुद्दा है वो एक तरह से उसको राजनीतिक तौर पर भुनाने में कोई अब चारा नहीं है, ये खत्म हो गई है बात? मैडम, 2002 का मुद्दा, मैं शक्ति सिंह गोहिल से यहाँ पर सवाल पूछ रही हूँ। दुगना चेहरा भी मैं शक्ति सिंह गोहिल से सवाल पूछ रही हूँ। सॉरी, मुझे मालूम जी। तमन्ना जी, ये बीजेपी का दुगना चेहरा आवाम के सामने देखना बहुत जरूरी है। एक मोदी जी के मिनिस्टर, उसको ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्ट किया, उसको सजा सुना दी, उनकी सिर्फ अपील पेंडिंग है, वो मंत्री चालू है, और बीजेपी कहती है कि आखिरी फैसला नहीं होता ट्रायल कोर्ट का, भले ही ट्रायल कोर्ट ने उसको दोषी पाया, अभी तो अपील पेंडिंग है, इसलिए वो दोषी नहीं है। यही लॉजिक मोदी में लागू पड़ता है। अभी तो सिर्फ ट्रायल कोर्ट का जजमेंट है, अपील बाकी है, पर यहां पर वो जश्न मनाते हैं जैसे कि उनको सब कुछ मिल गया है। ये कथनी और करनी दूसरे के लिए कुछ और, अपने लिए कुछ और। दूसरी बात बड़ी महत्व की ये है, ये गोयल साहब अभी कह रहे थे, बात सही है कि यही एसआईटी के चेयरमैन लंदन गए गुजरात गवर्नमेंट के पैसों से, हमने तभी आवाज उठाई थी। एक ईमेल पकड़ी गई जिसमें एक्यूज्ड के वकील को, जिनकी जिम्मेवारी थी न्याय दिलाने की, वो एक ईमेल करता है और उसको एक यहाँ का सोलर पावर प्रोजेक्ट देने की बात होती है। वो सारी चीजें पब्लिक डोमाइन में आई है और एसआईटी पहले से ही ऐसी थी, पर मैं मानता हूं कि एक दिन न्याय जरूर होगा। मुझे हमारी हायर जुडिशरी पे भरोसा है। और हमारा कहाँ रोल रहा? कांग्रेस या सुप्रीम कांग्रेस या यूपीए गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। तमन्ना, मैं 1 मिनट मुझे दो। मैं ये कहना चाहता हूं कि राजू रामचंद्रन जी, जिसको सिलेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने, जो एक एमाइकस क्यूरी, जिसका आज तक का रिकॉर्ड कोई पॉलिटिकली कांग्रेस के आदमी नहीं थे, उनकी रिपोर्ट है। हमारा रोल कहां रहा इसमें कि हमने कहा हो? एमाइकस क्यूरी ने कहा कि इनफ एविडेंस आर अवेलेबल एंड मोदी शुड बी चार्ज सीटेड। ये मेरे वर्ड्स या कांग्रेस के या कांग्रेस सरकार के नहीं थे। पीयूष गोयल, आपका हमारे सर पे ठीकरा फोड़ते हैं पीयूष गोयल जी कि कांग्रेस, उन्हें रिस्पॉन्ड करने दीजिए। पीयूष गोयल, जाकिया जाफरी का केस बहुत पुराना है, इसमें बहुत सारे चीजें सामने आई हैं। उसमें यह भी सामने आया कि जब 2006 में एसआईटी ने क्लीन चिट दे दी थी मोदी साहब को, तब कैसे एक अफसर और आपके मेरे मित्र जो इस पैनल में बैठे हैं उनके बीच क्या कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ, कैसे ब्लैकबेरी फोन दिए जा रहे थे, कैसे उनको ईमेल द्वारा बताया जा रहा था कि कांग्रेस का क्या प्लान है मोदी गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने के लिए। वो 10 पन्ने का पूरा इनका आपसी डिस्कशन सामने आया है जनता के। मेरे ख्याल से कांग्रेस कटघरे में है। कांग्रेस ने हर प्रकार से केंद्रीय सरकार का दुरुपयोग करते हुए हर कोशिश की कि नरेंद्र भाई किसी तरीके से फंसे। जब उनको क्लियर होता है कि वो कुछ फंस नहीं पा रहे हैं तो नए नए षड्यंत्र निकाले जाते हैं।
लेकिन आज जनता ये समझ गई है, ये कांग्रेस के सब एफर्ट्स फेल हो चुके जी। हैं। और जहां तक बात रही एसआईटी के ऊपर जो आरोप लगाए हैं, तो मैं समझता हूं ये गंभीर आरोप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, क्योंकि एसआईटी रिपोर्ट और एसआईटी तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मुझे लगता है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दर्ज करना चाहिए जो इनके कमेंट्स, लूज कमेंट्स थे एसआईटी के बारे में, वो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दर्ज करने चाहिए। और दूसरी बात, राजू रामचंद्रन ने कोई ऐसा नहीं कहा कि एविडेंस है और नरेंद्र मोदी को चार्जशीट करना चाहिए जी। राजू रामचंद्रन ने सिर्फ ये कहा कि ये बात करते हो आपने देखी है राजू रामचंद्रन की रिपोर्ट? यहाँ पर हम एक क्या छोटा बात सा करते ब्रेक, हो आप? एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, मेरे पास एक सब छोटा सा रिपोर्ट ब्रेक यहाँ पे प्लीज, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी रहेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद एक और मुद्दा जो आज सामने आया है, जासूसी मामले में मोदी के खिलाफ मोदी की जांच कराने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया इस पूरे मामले की, उस पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। नरेंद्र मोदी के लिए एक तरफ बड़ी राहत, लेकिन दूसरी तरफ शायद छोटी चिंता की वजह यहां पर एक कमेटी का गठन किया गया है जो जासूसी केस की जांच करेगी। इसका क्या असर पड़ सकता है, ये पूछते हैं आकार पटेल से। आकार, आपको लगता है कि इस मुद्दे में कुछ दम है? दम ज्यादा नहीं है, पर ये बात चलेगी जरूर। दम इसलिए कम है कि ये 4 साल पहले की बात है, 2009 की, जो जिस शख्स पे जासूसी हो रही थी वो नहीं चाहती, उसकी शादी हो चुकी है, वो चाहती नहीं है कि ये बात आगे बढ़े। हमें कहा यह गया है कि कोई इसमें कोई डीवीडी या कोई वीडियो है, पर वो 4 साल में कहीं वो बाहर नहीं आया, तो वो है भी या नहीं वो पता नहीं है। रही बात ये कि एक आईपीएस अफसर ने फोरेंसिकली रिकॉर्ड किया है और कई अफसरों को और मेरे दोस्त अमित भाई शाह को, ये कहते हुए कि फोन टैपिंग होनी चाहिए बगैर कोई लीगल स्टेप्स लिए। ये मसला इतनी आसानी से सुलझेगा नहीं। ये खास तौर पर सेंटर, ये जो सेकंड राउंड जो टेप्स के बाहर आए हैं, जिससे हमें ये पता चला है कि बेंगलोर में भी शायद उन्होंने जासूसी करने की कोशिश की थी। ये लेटेस्ट तो जो आया है इसमें। जी 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 बिल्कुल। तो ये गुजरात तक सीमित नहीं है ये मसला, और लगता है कि ये बात जो है चलेगी आगे। पीयूष, आप की तरफ से, बीजेपी की तरफ से इस पूरी जांच को कैसे देखा जा रहा है, और अगर इस जांच में कोई छुपाने की बात नहीं है तो जांच का विरोध क्यों? सबसे पहली बात तो मेरे मित्र ने राजू रामचंद्रन की रिपोर्ट का जिक्र किया। ये समरी है राजू रामचंद्रन की रिपोर्ट की, और पूरी रिपोर्ट भी मेरे पास है। इसमें किधर भी जो आरोप उन्होंने लगाया, किधर भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि कुछ एक्शन लेने की संभावना है नरेंद्र मोदी जी। मेरी रिक्वेस्ट है, हम दोनों को बुला लेना, हम आ जाएंगे स्टूडियो पे। रिकमेंडेशन जी, स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है एसआईटी के ऊपर, दूसरे मुद्दे स्पेसिफिक रिकमेंडेशन है किन पुलिस अफसरों पे एक्शन लेना चाहिए। चलिए इस रिपोर्ट पर आप दोनों की राय अलग है, लेकिन पीयूष, हम इस समय हम बात कर रहे हैं जासूसी पर, जो प्रोब चलने वाला है उस पर, अगर उस पर आप अपना रिएक्शन वो भी कर लेते हैं। पर क्योंकि चर्चा हुई थी, मैंने कहा बता दूं कि राजू रामचंद्रन की रिपोर्ट क्या क्या स्टेप्स लिस्ट आउट करती है, उसमें किधर भी ऐसा नहीं लिखा है कि देयर इज एविडेंस टू। अरे है, आप देख लेना, उसमें क्लियर लिखा है। उन्होंने उल्टे, चलिए अगर हम इस पर लौटे, खारिज किया है, अगर हम इस पर लौटे, उसको खारिज किया है कि प्रदीप भट्ट तो वहां पे प्रेजेंट भी नहीं था। चलिए तो आप दोनों की इस पर अलग राय है, की प्रेजेंस भी, वहां पर बात को रहने देते हैं। पीयूष, इस पर अगर आप आ सकते हैं वापस मुद्दे पर। हर प्रकार से उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि एसआईटीज कंक्लूजन ऑन स्टेप्स टेकन बाय श्री मोदी टू कंट्रोल राइट्स वर एडिक्वेट। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस, अगर हम प्लीज अच्छा चलिए, शक्ति सिंह गोयल जी, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि पीयूष इस पर जवाब देने के मूड में नहीं लग रहे हैं। नहीं, जवाब दे देता हूँ, एक मिनट नहीं देना चाहते, वो देना नहीं चाहते। शक्ति सिंह को जरा याद दिला दे राजू रामचंद्रन की रिपोर्ट। जहां तक बात झूठ बोल रहे हो, रिपोर्ट मेरे पास भी है। चलिए मुझे थोड़ा आप सवाल पूछने दीजिए प्लीज, पीयूष जी, कांग्रेस मुझे के पास सवाल जब पूछने और दीजिए कोई प्लीज। रास्ता नहीं था
कैन आई प्लीज आस्क अ कांग्रेस क्वेश्चन? के पास और कोई शक्ति रास्ता सिंह नहीं गोहिल था, जी, तो आपको they लगता है decided कि कि जासूसी नया मामले issue पर आपको allow ही नहीं जांच करेंगे। का कुछ होने वाला है? शक्ति सिंह गोहिल जी, आपको लगता है कि जासूसी पर जांच का कुछ निकलने वाला है? आपको लगता है कि ये जांच एक बिलेटेड थॉट था कि चलिए एक और तरीका हो सकता है एक राजनीतिक अपोनेंट को फंसाने का, क्योंकि नजर कुछ ऐसे आ रहा है आज? देखिए तमन्ना जी, पहली बात तो यह है कि एक सिर्फ कॉल डिटेल रिपोर्ट्स, सीडीआर, फोन टैप भी नहीं हुआ था, सर्वेलेंस नहीं हुआ था, सिर्फ कॉल डिटेल्स रिपोर्ट अरुण जेटली जी की निकाली गई थी। कितना हंगामा मचाया था भाजपा ने दिल्ली में, 3 दिन पार्लियामेंट नहीं चलने दी थी। और जिसने सीडीआर कॉल डिटेल्स रिपोर्ट निकाली थी वो कांस्टेबल और वो लोग जेल में डाले गए थे। अब यहां पे आप एक लड़की की स्नूपिंग करते हो, पहले इतना हिस्सा आता है तो गडकरी जी और भाजपा के नेता कहते हैं कि लड़की के बाप ने मना कर दिया कि वो तो सुरक्षा के लिए था, मुझे कुछ नहीं करना है, और बाप के कहने पे ये स्नूपिंग हो रही थी। दूसरा पोर्शन बाहर आ गया पब्लिक डोमाइन में कि सिर्फ लड़की की जासूसी नहीं होती थी, उन लड़की के पिता, उनकी माता, उनके भाई, एक आईएएस अफसर, सभी की स्नूपिंग हो रही थी। तब बीजेपी चुप हो गई, तब बीजेपी इनका जो भी इंटेंशन हो, पीयूष आप मानेंगे इनका जो भी इंटेंशन हो, नहीं मैं मुझे ये सवाल उनसे पूछने दीजिए, ये इनका जो भी इंटेंशन, आप कहते हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, चलो एक मिनट के लिए मान लिया कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये जांच, लेकिन जो चीजें सामने निकल कर आ रही है वो पोटेंशियली एम्बैरेसिंग है बीजेपी के लिए और उनका सामना करना अब जरूरी है? पीयूष नॉट एट ऑल। इस विषय पे एक जुडिशियल इंक्वायरी ऑलरेडी सेटअप है, एक रिटायर्ड वुमेन जज के द्वारा वो इंक्वायरी चालू है। जहां तक रही बात वो वुमेन की, वी हैव टू डिटेक्ट वेदर इट वाज टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ द वुमेन। आखिर किसी के भी महिला के ऊपर कोई व्यक्ति तंग कर रहा है और वो व्यक्ति तो आज सामने आ गया है कि कांग्रेस के बिहेस्ट पे सडनली आउट ऑफ द ब्लू एफआईआर करके जेल में डालना चाहिए। क्या करते थे आपके मुख्यमंत्री? तो मेरे ख्याल से इट इज वेरी एविडेंट कि जब कांग्रेस ने देखा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो लास्ट एक षड्यंत्र कुछ वर्षों से चला रहे थे आज वो भी खारिज होने वाला है, तो आज सुबह उन्होंने कहा एक और इश्यू डाइवर्ट करने के लिए लगाएं। दे आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग कि जनता की आवाज क्या है। जनता में कांग्रेस टोटली डिस्क्रेडिट हो गई है। अब उनके पास चुनाव में और जनता के पास जाने के लिए तो कोई विषय रहा नहीं, तो अब ये नए नए षड्यंत्र करते रहेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है। वैसे भी ये लीगली इनकरेक्ट है, इट इज एन अटैक ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर। एक जांच चल रही है, वो जांच अपने लॉजिकल एंड तमन्ना लीगल पॉइंट में दिखाता हूं। कांग्रेस अपना ये षड्यंत्र शक्ति सिंह गोहिल बोलिए। देखिए, कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट के तहत राज्य सरकार और केंद्र सरकार कमीशन बिठा सकती है। सेक्शन 3 के प्रोविजन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 के 3 सूची है, 1, 2 एंड 3। 2 एंड 3 में स्टेट और सेंट्रल दोनों लगा सकते हैं, और सूची 1 का जो सब्जेक्ट है उसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकता है, और उसकी एंट्री 31 में टेलीफोन, पोस्ट, वायरलेस ये आता है। तो पहले तो ये सेंट्रल सब्जेक्ट था, स्टेट कमीशन लगा ही नहीं सकता है, फिर भी इसलिए लगाया कि चोर की दाढ़ी में तिनका। इसको ये डिफेंडेबल केस ही नहीं है। आप इस केस में अगर देखेंगे तो मोदी ने जितना मिसयूज किया है, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को लगाया एक लड़की के पीछे, आप पूरी पुलिस फोर्स लगाते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला की सुरक्षा के लिए आप जेंट्स पुलिस वाले नहीं लगा सकते, महिला अफसर लगाने चाहिए। और एक सेकंड दे दीजिए मुझे, एक दूसरी महत्व की बात यहाँ पे, बहुत बड़ी महत्व की बात ये होती है कि जो ये स्नूपिंग हो रही थी उसमें गुजरात से जाके बेंगलोर भी, महाराष्ट्र भी, और कोई भी रिटर्न ऑर्डर नहीं। गुजरात के एक अफसर ने लिख के दिया कि यहां पे ये इसका ही सिर्फ मामला नहीं है, गुजरात में एवरीडे 550 इलीगल फोन टेपिंग हो रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, गुजरात के आईपीएस लेकिन ये सवाल है में डॉक्यूमेंट मिला। नहीं बिल्कुल संजय जी यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि इसकी जांच होगी और इसके तथ्य सामने निकलेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है ये एक राजनीतिक मुद्दा बनेगा, आगे फैलेगा चुनावों के पहले? कितना दम है इसमें संजय? बिल्कुल, देखो मोटे तौर पर जो आकार ने कहा मैं उससे सहमत हूं। मुझे ये कहना है कि चुनाव के पहले इस मुद्दे को कांग्रेस जिस तरीके से अब प्ले आउट करने की कोशिश करेगी, इसमें कन्विक्शन कैरी करना बड़ा मुश्किल है। तो
वोटर जो कि देश के पूरे हालात को दिमाग में रख करके वोट करेगा, उसमें कांग्रेस को उम्मीद अगर यह है कि ऐसे मुद्दों पर कोई निर्णायक फर्क पड़ जाएगा जो पॉलिटिकल डायरेक्शन इस देश में लिया जा चुका है लोगों के द्वारा, उसमें तो फर्क नहीं पड़ना है। कांग्रेस एक तरीके से डेस्परेट मेजर के तौर पर इस हार के बाद भी ऐसे औजारों पर, ऐसे हथियारों पर बहुत ज्यादा निर्भर कर रही है। ये कांग्रेस के लिए एक बुरी बात है, बुरी खबर है उनके लिए कि ऐसी बातों का बहुत असर नहीं होता। लेकिन जहां तक प्राइवेसी के उल्लंघन का सवाल है, मैं ये समझता हूं कि ऐसे मामले वोटर ये भी मानता है कि जो भी सरकार में होता है वो सब तरह के फोन कानूनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर सुनते रहते हैं। क्या उसका वो बहुत बुरा माने और निर्णायक विचार बना ले कि उसको बीजेपी के साथ वोट करना है या नहीं करना है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि इसमें मामला इस तरह का है जिसमें थोड़ी सी सनसनी होती है, थोड़ा सा पर्सनल बातें हो सकती हैं, थोड़े चरित्र के बारे में बातें हो सकती हैं, तो इसको उलझाने की, सुलगाने की, चुनाव तक हेडलाइन में जिंदा रखने की कोशिश हो सकती है। ये चुनावी गेम है, चलता रहेगा, लेकिन इसका कोई बहुत बड़ा इलेक्टोरल फर्क मैं नहीं देखता हूं। आकार अंत में, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, नरेंद्र मोदी अपना ये सारा कैंपेन गवर्नेंस और डेवलपमेंट के प्लेटफॉर्म पर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में जो ये दो मुद्दे सामने आ रहे हैं, अगर अपील में जाता है ये केस जाकिया जाफरी का, और दूसरी तरफ ये जो जांच कमेटी बनी है उसमें जो चीजें आती हैं, कितना इम्पैक्ट आपको इसका लगता है? जाकिया जाफरी केस का इम्पैक्ट शून्य, क्योंकि उस घटना के बाद मोदी साहब ने 3 चुनाव जीते हैं गुजरात में, उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट कोई नहीं। ये जो मुद्दा है जासूसी का, उसमें दूसरी बात यह है कि आईपीएस अफसर 4 शामिल थे, एटीएस के लोग शामिल थे। गुजरात सरकार के अफसरों पर भी जासूसी हो रही थी कि ये कहाँ है, वो कहाँ है। तो इसके बाद कोई तीसरा टेप कोई निकलने वाला है, आगे क्या होगा उसके ऊपर निर्भर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीतिक तौर पर संजय जी से सहमत हूं मैं कि ये बात दूर तक जाएगी नहीं। तो शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन क्या जासूसी केस की जांच से मोदी को कोई खास फर्क पड़ने वाला है, और क्यों ना बीजेपी इस राजनीतिक पैतरे के असर को नाकाम करने के लिए खुलकर तथ्यों के साथ सामने आए हैं? ये है कुछ ऐसे मुद्दे जो आगे भी सुर्खियां बनाते रहेंगे। नमस्कार।